Hello, my dear students. So, let's begin with our next topic exercise numerical number 14. Pay attention. Two tiny spheres carrying charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb. Let's say these charges are A and B, and this charge is carrying 1.5 microcoulomb and another is 2.5 microcoulomb, are located 30 centimeter apart. Find the potential and electric field A at the midpoint of the line joining the two charges. मिड पॉइंट यहाँ पे हम पहले ए के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो मिड पॉइंट है P, यहाँ पे हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है और टोटल पोटेंशियल भी फाइंड करना है. रेडी? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दी पोटेंशियल फर्स्ट. सो यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी Vp. तो यहाँ पे कौन कौन पोटेंशियल लगाएगा? यहाँ पे एक इसका पोटेंशियल लगेगा. पोटेंशियल की फॉर्मूला V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर. ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसका पोटेंशियल लगेगा. K और Q की जगह लिखेंगे 1.5 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ बाय आर. अब ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस होगा 15 सेंटीमीटर. सो 15 इंटू 10⁻² के क्यू बाय आर प्लस इसका भी पोटेंशियल लगेगा के क्यू बाय आर मीन्स 15 इंटू 10⁻². दोनों में से के कॉमन निकाल दो. के की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9 बाय 15 इंटू 10⁻². सो इट विल गिव यू 1.5 इंटू 10⁻6 plus 2.5 into 10⁻6. Ready? After solving these numerical terms, you will get 2.5 into 10⁵ volt. ठीक है, न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करोगे सो विल गेट दिस आंसर. अब हमें ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है. सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. चलो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एंड वी नो दैट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? आउटवर्ड. तो यहाँ पे होगा. So let's say this is the electric field due to this A charge. ये हमारा B है और B भी पॉजिटिव है. पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आउटवर्ड. तो इसका इलेक्ट्रिक वैसे आउटवर्ड जाएगा. सो यहाँ पे ये हो गया आपका EB. सो यहाँ पे EA और EB दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. लेट्स से कि ये वाली डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है और ये वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं. सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू EA प्लस EB. पर EB नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस EB. सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू EA माइनस EB. और यहाँ पे हम जैसे V में ये फॉर्मूला यूज़ किया था वैसे E का फॉर्मूला यूज़ करेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर. सो E इज इक्वल टू, चलो EA के क्यू में आएगा ये वाला चार्ज क्योंकि A इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. 1.5 इंटू 10⁻6 बाय आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस यहाँ से ये पॉइंट का डिस्टेंस 15 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर माइनस E इज इक्वल टू के और ये चार्ज पार्टिकल है 2.5 इंटू 10⁻6 बाय 15 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर. सो दोनों में से अगर के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 बाय
15 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर अगर कॉमन निकाल दो, सो 1.5 इंटू 10⁻6, 2.5 इंटू 10⁻6 इतना कॉमन निकलेगा। और न्यूमेरिकली जब इसको सॉल्व करोगे, सो विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी 4 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ मिड पॉइंट ऑन द P। सो ये जो हमने डिस्कस किया वो सिर्फ पार्ट ए डिस्कस किया है। द सेकेंड पार्ट इज स्टिल एज इट इज अनसॉल्व्ड। ओके, सो पे अटेंशन। पार्ट बी में क्या है? लेट्स ड्रॉ द डायग्राम अगेन। दिस इज द पार्टिकल ए, दिस इज द पार्टिकल बी, और ए पार्टिकल का चार्ज है +1.5 माइक्रोकूलम and this is a +2.5 microcoulomb, and the distance between these two charged particle is 30 centimeter. But now in part B we need to find at a point 10 centimeter from this midpoint in the plane normal to the line and passing through the midpoint। मतलब ये जो midpoint है ना, जिसको हमने P कंसीडर किया था, वो P में से एक लाइन पास हो रही है ऐसे, और ये मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर ऊपर, मान लो ये पॉइंट P डैश है, जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब ये P डैश पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will find the total potential. So we will write here potential, total potential at point P dash। तो ये होगा Vp डैश। चलो इस पे कौन कौन पोटेंशियल लगाएगा? इस पे एक ये पोटेंशियल लगाएगा, तो यहाँ से पहले ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा। रेडी? सो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? सो वी विल यूज पाइथागोरस, क्योंकि ये डिस्टेंस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। सो लेट्स अप्लाई, सपोज दिस डिस्टेंस इज x, सो वी कैन से x² इज इक्वल टू 15² प्लस 10²। सो x² इज इक्वल टू 225 प्लस 100, सो x² इज इक्वल टू 325। So x is equal to √325. So it will give you the answer, x will be approximately 18 सेंटीमीटर। श्योर नहीं हूँ मैं, शायद यही होता होगा, आप एक बार कैलकुलेटर कर लेना, ठीक है। 10² प्लस 15² 225 325, शायद ये नहीं होता होगा, मैं एक कैलकुलेटर लेके आता हूँ। ओके, सो इन कैलकुलेटर इट इज शोइंग 18.02, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम ये डिस्टेंस कितना ले लेते हैं? 18 सेंटीमीटर। राइट, चलो। सो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला V इज इक्वल टू KQ/R। सो क्या हो जाएगा? KQ प्लस 1.5 इंटू 10⁻6 KQ/R, और डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, तो 18 इंटू 10⁻2 प्लस इसका भी पोटेंशियल लगेगा यहाँ पे KQ/R, और ये डिस्टेंस ऑब्वियसली इसके जितना ही होगा, 18 सेंटीमीटर, 18 इंटू 10⁻2। सो Vp डैश इज इक्वल टू K डिवाइड बाय 18 इंटू 10⁻2, कॉमन निकाल दो, सो यू विल गेट 1.5 इंटू 10⁻6 प्लस 2.5 इंटू 10⁻6। K की वैल्यू डालना है 9 इंटू 10⁻9। सो बाय सॉल्विंग दिस you will have the value of Vp dash is 2 into 10⁵ वोल्ट। इतना पोटेंशियल हमें मिलेगा। रेडी? नाउ इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है।
सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड? चलो, सो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? यहाँ पे। लेट्स से दिस इज द ई ए, एंड ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटसाइड, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे ए बी। रेडी? नाउ वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर। फॉर दिस व्हाट विल वी डू? अगर देखो हमको एंगल की वैल्यू दे दी होती ना तो फटाफट हो जाता, बट हमें यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू नहीं दी है। सो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द कंपोनेंट्स। मान लो यहाँ पे बन रहा है थीटा, तो ये हो गया ई ए कॉस थीटा, ये हो गया ई ए साइन थीटा। सेम लाइक दैट हियर अगर थीटा एंगल बनेगा तो ये हो गया ई बी कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और ऊपर बनेगा साइन थीटा। सो इसी में प्लस हो जाएगा ई बी साइन थीटा। रेडी? चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ई एक्स क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा माइनस ई बी कॉस थीटा। रेडी? क्योंकि इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो। सो ई ए और ई बी की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं कि भाई ई ए और ई बी की वैल्यू क्या होगी। सो फॉर ई वी नीड टू यूज फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो ई ए क्या होगा? के, और क्यू हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶ कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर मीन्स 18 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, माइनस ई बी, ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो यहां से हम कॉमन लेंगे के कॉस थीटा बाय 18 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। सो विल हैव 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶ बाय 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, के की वैल्यू डालनी है 9 इंटू 10⁻⁹। अब हमारे पास कॉस थीटा नहीं है, सो ये कॉस थीटा हम कहाँ से लाएंगे? सो फॉर दिस कॉस थीटा वी विल यूज, if we making an angle theta over here, so here and here, so cos theta क्या होता है? cos theta होता है adjacent by hypotenuse। तो यहाँ पे मैं अब सारी वैल्यूज डालता हूँ, के की जगह 9 इंटू 10⁻⁹, और cos थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, मतलब 15 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 18 इंटू 10⁻⁻²। इन एडिशन हमारे पास पहले से ये तो था ही 18 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। रेडी? एंड दिस रिमेनिंग पोर्शन विच विल गिव यू माइनस 0.5 नहीं माइनस वन इंटू 10⁻⁻⁶। सो क्लियरली आई कैन सी कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव डायरेक्शन हमने ये कंसीडर की है, मतलब कि हमारा इन दोनों का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा। ठीक है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगी 2.3 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। नाउ बाय सेम थिंग वी नीड टू फाइंड दिस वाई कॉम्पोनेंट। ये हमने एक्स एक्सिस सॉल्व कर ली, अब ये वाई कॉम्पोनेंट के लिए सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम द फिगर वी कैन से ई वाई इज इक्वल टू ई ए साइन थीटा प्लस ई बी साइन थीटा। अगेन हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। ई क्या था? के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस के क्यू बाय आर स्क्वायर
sin theta. Ready? So we will take common k by 18 into 10 raised to minus 2 whole square sin theta रेडी. तो अब k की वैल्यू डाल दो 9 इंटू 10 रेज़ टू 9 साइन थीटा. साइन थीटा क्या हो जाएगा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस. मतलब 10 बाय 18. सो 10 बट सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो. 18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2. ठीक है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस. एंड द 18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज. And this one is going to be 3.5, no, it is a 4 into 10 raised to minus 6. So by numerically, when you will solve it, you will get 6.2 into 10 raised to 5 volt per meter. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सो यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट. अब EX की वैल्यू क्या है? ये -2.3 इंटू 10 रेज़ टू 5 होल स्क्वायर प्लस 6.2 इंटू 10 रेज़ टू 5 होल स्क्वायर. माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, डजेंट मैटर. अंडर रूट निकाल के सब कुछ फाइनल कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिलेगी 6.6 इंटू 10 रेज़ टू 5 वोल्ट पर मीटर. इजी एग्जाम्पल, इजी न्यूमेरिकल बट लिटिल बिट लेंदी है ना. ऑलमोस्ट 17.5 मिनट तो हमारे ये न्यूमेरिकल नहीं ले लिए, बट क्या करें, एक्सरसाइज में है तो करवाना तो पड़ेगा. रेडी? चलो, नाउ let's move towards our sum number 15. A spherical conducting shell of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge q. देखो डायग्राम अच्छे से समझना. what we are doing, I am using the different color pen तो आपको समझ में आएगा. You have a conducting shell. ठीक है, assume that it is exactly spherical and uniform. Conducting spherical shell of inner radius r1. This inner radius is r1 and outer radius is r2. And this shell has a total charge which is uniformly distributed. Assume that. And this total charge is Q. A charge Q is placed at the center of the shell. इसका जो सेंटर है ना, यहाँ पे Q चार्ज हमने रखा है. What is the surface charge density on inner and outer surface of the shell? ठीक है, तो ये जो है ये पूरा एरिया, ये क्या हो गया? एक टाइप की कैविटी हो गई. ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि कैविटी जो होती है, यहां पे अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं, सो रूल क्या था? इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड is always 0. कैविटी जो होती है पूरे एरिया में ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? 0, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था और चैप्टर नंबर 2 में भी हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी. कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. सो मैंने क्या किया, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया एंड फॉर दिस गॉसियन सरफेस आई एम अप्लाइंग गॉस लॉ. इंटीग्रेशन E dot dA is equal to summation Q by epsilon 0. This is the Gauss law
यूज फॉर दिस गॉसियन सरफेस, और ये जो गॉसियन सरफेस है वो मैंने समवेयर इनसाइड द कैविटी मैंने इसको अप्लाई किया है। बट वी नो दैट इनसाइड द कैविटी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो यहाँ पे ई की वैल्यू जीरो कर दोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, समेशन क्यू इज इक्वल टू ये जो टर्म है जीरो हो जाएगा। दिट गिव्स, अगर एप्सिलॉन जीरो के यहाँ पे ले जाएंगे तो समेशन क्यू क्या हो गया, जीरो। दिस इंप्लाइज दैट नो चार्ज कैन रिसाइड इनसाइड द कैविटी। ये हमने ये प्रूव किया कि कैविटी के अंदर एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई चार्ज होना ही नहीं चाहिए, बट यहाँ पे तो क्यू है एंड टोटल चार्ज शुड बी जीरो ओवर देयर। तो क्या होगा, यहाँ अंदर वाली सरफेस में ऑटोमेटिकली माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, तो प्लस क्यू माइनस क्यू टोटल कितना हो गया, जीरो हो गया। बट यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, टोटल चार्ज शुड बी रिमेन सेम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होना ही चाहिए। तो एक्चुअली में हमारे पास टोटल कितने चार्ज थे, Q और Q इतने ही थे, बट अब क्या हो गया, Q प्लस Q और माइनस Q हो गया। टोटल चार्ज सेम ही रहना चाहिए, तो उतना का उतना चार्ज एडिशनली यहाँ पर भी आ जाएगा। ये सेम ऐसा न्यूमेरिकल हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था। यहाँ पे एडिशनली क्या आ जाएगा, प्लस Q चार्ज आ जाएगा। तो वापिस प्लस Q चार्ज ऐड कर दो, Q Q Q Q ये सब, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, इवेंचुअली द चार्ज इज सेम। हमें क्या फाइंड करना था, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। ठीक है, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। सो इनसाइड के लिए हम फाइंड करेंगे, इनसाइड वाली सरफेस के लिए सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू बाय ए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4πr1 स्क्वायर। और सेम हम लिखेंगे आउटसाइड के लिए, तो आउटसाइड सरफेस पे टोटल कितना चार्ज है, Q प्लस क्यू, क्या है, Q प्लस क्यू डिवाइड बाय आउटर सरफेस का एरिया, उसके लिए हमारा रेडियस R2 है, सो इट विल गिव यू 4πr2 स्क्वायर। सो दिस आर द आंसर ऑफ अवर पॉइंट नंबर ए। चलो फिर इसमें क्या है, पॉइंट नंबर बी है। व्हाट इज द पॉइंट नंबर बी, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी with no charge zero even if the shell is not spherical but has a irregular shape, explain। वो ये कहता है कि हमने जो ये सर्कल ड्रॉ किया था ना, हमारा शेल सर्कुलर था, भाई सर्कल की जगह अगर कोई भी शेप होता है ऐसा रैंडम शेप, तो भी क्या उसके अंदर चार्ज जीरो ही होता। तो आंसर आएगा यस, द चार्ज, टोटल चार्ज in this case will also be जीरो, मतलब समेशन क्यू हमारा ये केस में भी जीरो होता। रीजन ये है कि हमारा जो गॉस लॉ है ना, देखो उससे भी सिंपल मेथड से एक्सप्लेन करता हूँ। बिकॉज कैविटी हैज अ no electric field and according to this rule this value of electric field जो कि जीरो है is not depend upon शेप ऑफ कैविटी। ये जो हमने रूल देखा था ना, इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, रूल तो यही है। और ये रूल में कहीं पर भी कैविटी के शेप के बारे में नहीं बोला है, तो यहाँ पे तुम्हारी कैविटी अगर इरेगुलर शेप की भी होगी तो भी अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही रहेगा।
रेडी? चलो, सो ये हो गया आपका सम नंबर 15 का आंसर. नाउ नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 16. चलो, show that the normal component of electrostatic field has a discontinuity from one side of a charged surface to another given by this. हमें ये प्रूफ करना है कि आपके पास कोई भी एक सरफेस है, चार्ज सरफेस, और ये चार्ज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये होता है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल एन कैप भी दिया हुआ है, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एट अ पॉइंट एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द पॉइंट. डायरेक्शन ऑफ एन कैरेट इज फ्रॉम साइड 1 to 2. चलो, हियर शो दैट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा एन कैरेट अपॉन एप्सिलॉन 0. हमें ये भी फाइंड करना है. पहले ये फाइंड कर लेते हैं. चलो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहा हूँ. ये गॉसियन सरफेस की 3 साइड होती है. ये ऊपर वाली हो गई हमारी साइड नंबर 1, ये नीचे वाली हो गई हमारी साइड नंबर 2, और ये जो साइड वाली है ये हो गया हमारा साइड नंबर 3. रेडी? तो हम पहले जो साइड है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे फॉर शेप नंबर 1. फॉर्मूला होगा E डॉट dA इज इक्वल टू समेशन Q बाय एप्सिलॉन 0. रेडी? एंड चलो, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसको बोल दो E1, और इसका जो एरिया वेक्टर है dA वो भी यहाँ पे होगा. सो हियर वी आर सेइंग E1 एंड dA आर पैरेलल टू ईच अदर, सो एंगल बिटवीन देम इज 0. सो यहाँ पे हो जाएगा, इमेजिन करो कि इसका टोटल एरिया जो है वो है A. सो ये फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा E डॉट A cos theta is equal to total charge enclosed by these assumed to be Q and this is the epsilon 0. यहाँ पे अगर cos theta लिख दिया तो डॉट नहीं आएगा. रेडी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, टोटल एरिया ऑफ दिस इज A एंड दिस इज द एंगल. अब E और A के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0. सो E1A cos 0 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0. cos 0 होता है 1. सो E1A इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A. ये फॉर्मूला है, तो Q क्या होता है? सिग्मा इंटू A. तो Q की जगह पे हम डाल देंगे सिग्मा इंटू A. सो E1A इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A बाय एप्सिलॉन 0. A कैंसिल. सो E1 क्या आ गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. सेम अब हम फाइंड करेंगे फॉर सरफेस नंबर 2. तो सरफेस नंबर 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा E2, और इसका एरिया वेक्टर भी यहां पे होगा, A या dA जो भी लिखना हो तुमको. तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा सेम इसके जैसा, E A cos थीटा इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0. तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 0. सो E2A cos 0 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0. cos 0 इज 1. सो E2A इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0. सो E2 इज इक्वल टू Q बाय चलो हाँ, फिर से अब Q की जगह हम क्या डाल देंगे? सिग्मा इंटू A हियर इंस्टेड ऑफ दिस Q. सो E2A Q की जगह डाल दो सिग्मा A बाय एप्सिलॉन 0. A कैंसिल. तो मुझे मिला E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. क्या मिला? E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0.
बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऊपर है और E2 कहाँ है, नीचे। सो इसकी डायरेक्शन में लिखूंगा n कैरेट, तो इसकी डायरेक्शन लिखूंगा -n कैरेट, क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है। थर्ड नंबर का जो सरफेस है फॉर 3, क्या लिखेंगे, E3A cos थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। बट यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जाओ तो ऊपर होगा और एरिया वेक्टर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे E और A के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। सो EA cos 90 जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो हमारे पास दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड बचे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 n कैरेट प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 माइनस n कैरेट। तो इसमें से मैं कॉमन निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, चलो तो ओके, यहाँ पे मुझे एक्चुअली में क्या फाइंड करना था कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माइनस E1 ये है। ओके, तो मुझे कुछ और चीज़ फाइंड करनी है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माइनस E1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 माइनस n कैरेट प्लस, सॉरी ये माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 n कैरेट। सो दिस इज टू बी सीम्स टू बी कैंसल्ड आउट। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इसका सॉल्यूशन कुछ या तो टेक्स्ट बुक में एरर है, मुझे देखना पड़ेगा। हमें ये फाइंड करना है E2 माइनस E1 इंटू n कैरेट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। रेडी, ओके, लेट मी थिंक। ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मिला, ये नेगेटिव डायरेक्शन में मिला। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो एक्चुअली ज़ीरो हो गया। डू वन थिंग, यहाँ तक तो एज इट इज़ रखना, इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में देख लूँगा। समथिंग क्या फाइंड करना है वो या तो टेक्स्ट बुक में कुछ मिस्टेक है या हमारे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया है। वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो 15 तक रखना, यहाँ पे अगर कुछ जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, सो ये जो हमारा 16 नंबर का न्यूमेरिकल था, वैसे हमने सारे स्टेप्स जो किए थे वो करेक्ट ही है, बट हम जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे वो नहीं करना है। देखो क्या है इसमें, हमने ये अज्यूम किया था कि ये सरफेस नंबर 1 है, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट फॉर सरफेस नंबर 1। और हमें पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। सो दिस इज द फाई 1, पहले सरफेस का फ्लक्स। सो फाई 1 इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको हमने E1 कंसीडर किया था। सो दिस फाई 1 इज इक्वल टू कॉस 0 होता है 1, तो फाई 1 हो गया E1 इंटू ए। रेडी, सेम एज ए अगर हम दूसरे सरफेस के लिए फाइंड करें फॉर सरफेस नंबर 2, तो वो फ्लक्स होगा E2, क्योंकि दूसरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E2 अज्यूम किया है, ई ए कॉस 0 अगेन, क्योंकि E और A दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो फाई 2 इज इक्वल टू E2A, और कॉस 0 हो गया 1। और जैसे हमने देखा कि फॉर सरफेस नंबर 3 फ्लक्स की फॉर्मूला हो गई फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे E और A के बीच में 90 का एंगल बन रहा था।
सो फाई 3 इज इक्वल टू E3A cos 90, cos 90 0 होता है तो पूरा फ्लक्स हो गया 0। सो ये केस में हमारा टोटल फ्लक्स हो गया फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। सो फाई इज इक्वल टू E1A प्लस E2A प्लस 0। सो टोटल फ्लक्स हो गया E1 प्लस E2 इंटू A। बट वी नो दैट कि फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन 0। तो ये दोनों फ्लक्स के फॉर्मूला को अगर इक्वेट करें, सो E1 प्लस E2 इंटू ए इज इक्वल टू समेशन क्यू मीन्स टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन 0। और हमने यहाँ पे देखा था कि चार्ज जो है उसकी जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए। तो ये क्यू की जगह हम लिखेंगे E1 प्लस E2 इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा बाय सिग्मा इंटू ए। क्यू की जगह लिखेंगे सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन 0, ए कैंसिल। सो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। बट मैंने आपको बोला कि यहाँ पे E1 ऊपर है और E2 नीचे है, तो इसकी डायरेक्शन हम प्लस लेंगे और इसकी डायरेक्शन हम माइनस लेंगे। तो E1 अगर डायरेक्शन के साथ लिखने जाओ तो वो हो गया n कैरेट, और E2 अगर डायरेक्शन के साथ लिखने के जाओ तो हो गया माइनस n कैरेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। सो E1 प्लस ये n कैरेट प्लस और माइनस माइनस E2 n कैरेट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। सो दोनों में से n कैरेट कॉमन निकाल दो तो E1 माइनस E2 इंटू n कैरेट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। ये हमें प्रूव करना था। रेडी? हमने एक्चुअली प्रीवियस न्यूमेरिकल में क्या किया, हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एडिशन कर दिया था। बाकी यही चीज़ की है हमने भी यहाँ पे E A cos थीटा लिया था, यहाँ पर भी E A cos थीटा लिया था, यहाँ पर भी E A cos थीटा लिया था, वही करना है। बट इसमें टोटल फ्लक्स लेना है हमें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। हम प्रीवियस न्यूमेरिकल में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे। रेडी? चलो, सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 2, और इसको इक्वेट करके हमें ये फाइनली मिल गया। और यही हमें प्रूव करना था कि सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। उसी का एक दूसरा पार्ट है, hence show that just outside the conductor the electric field is equal to sigma n caret upon epsilon 0। तो हमें ये प्रूव करना है कि कंडक्टर के जस्ट बाहर, अब मान लो कि ये जो हमारा सरफेस था, सरफेस की जगह कंडक्टर होगा, तो कंडक्टर के जस्ट बाहर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू एन कैरेट है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो लिखना है हमें, वी नो दैट इन कंडक्टर all the charges are residing on the outer surface, on the outer surface। सारे चार्ज बाहर होते हैं, इनसाइड कितने होते हैं? इनसाइड होते हैं 0। कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो 0 इनसाइड। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होता है? 0। अब अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको हमने, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 क्या हो जाता है? 0। अगर मान लो कि ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो E2 हमारा क्या हो गया? 0। तो ये यहाँ पे अगर E2 0 कर दो तो डायरेक्टली हमारा बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन का है, उसको हम बोलते हैं एन कैरेट। ये हमारा डायरेक्टली प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पॉइंट ए, सेक्शन ए खत्म हो गया। अब उसी क्वेश्चन में बी पार्ट भी है। तो बी पार्ट में क्या बोला है? शो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंटिन्यूस फ्रॉम वन साइड ऑफ अ चार्ज सरफेस टू अनदर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के, अब कोई भी कंडक्टर होता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का
टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करता है, टेंजेंशियल नहीं होता। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता है वो हमें पता है, बट यहाँ प्रूव ये करना है कि ये टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो कंटिन्यूस है, मतलब ये वाले पॉइंट पे ऐसे, ये वाले पॉइंट पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यूस है, उसकी वजह से क्या होता है, देखो ऑलवेज रिमेंबर कि टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा कंटिन्यूस है, उसकी वजह से हमारा जो वर्क डन होगा, कंटिन्यूस की प्रॉपर्टी है कि वर्क डन ऑन क्लोज्ड पाथ 0 होता है। सो हमें लिखना है कि कंटिन्यूस फील्ड की एक प्रॉपर्टी ये है कि वर्क डन ऑन द क्लोज पाथ कैसा होता है, 0। अब हमारे केस में इसकी वजह से क्या वर्क डन 0 होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, वे डी इज अ डिस्प्लेसमेंट। बट हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो कभी भी सरफेस पे ट्रैवल नहीं करते, वो सरफेस के बाहर आ जाते हैं, बस खत्म। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, सो यहाँ पे वर्क डन भी क्या हो गया, 0। वर्क डन 0 है, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट कभी भी चार्ज पार्टिकल को मूव नहीं करा सकता, तो वर्क डन 0 हो गया क्लोज पाथ का, मतलब कि टेंजेंशियल जो है वो कॉन्टिन्यूस है। ये होगा हमारा सेक्शन बी का आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो 16 न्यूमेरिकल है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो यू कैन मैसेज मी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।